Good morning everyone. In this video we will study about the developmental dysplasia of hip. It is another orthopedic disorders in children. So let's start with the introduction. In a normal hip, the head of the femur and the acetabulum are in close contact. When abnormality either in the shape of the head of the femur, the shape of the acetabulum or the supporting structures around them. As a result, the acetabulum and femur are not in close contact, result hip dislocation. सो इन नॉर्मल कंडीशन जो हेड ऑफ द फीमर है वो एसिटाबुलम के क्लोज कांटेक्ट में रहता है, लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गया इन द शेप ऑफ द एसिटाबुलम और शेप ऑफ द हेड ऑफ द फीमर और अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो आसपास के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो सब में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो यहाँ पे क्या होता है, हिप डिसलोकेशन होता है। वो क्या तो वो क्या कॉज क्या करता है, वो हिप डिसलोकेशन, जिसको हम लोग डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप भी बोलते हैं। तो ये यू कैन से दिस इन दिस डायग्राम देयर इज़ हिप डिसलोकेशन। तो ये जो है ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल फीमर जो है हेड ऑफ द फीमर है एसिटाबुलम में क्लोज कांटेक्ट में है, बट इन दिस जो ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एबनॉर्मेलिटी है स्ट्रक्चर में, जो एसिटाबुलम कैविटी है वहाँ से जो हेड ऑफ द फीमर है वो अपर साइड में डिसलोकेट हो गया है। तो डेफिनेशन है, डिसलोकेशन ऑफ हिप रिफर्स टू अ हिप विद नो कांटेक्ट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द हिप। सो डिसलोकेशन ऑफ हिप क्या होता है, जिसमें हिप का जो है कनेक्शन रहेगा आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ हिप से। हिप जो रहेगा फीमर जो है वो हिप के आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस है, ठीक है, एसिटाबुलम है हेड ऑफ द फीमर है, उनके बीच में जो कांटेक्ट नहीं रहता है, तब हम लोग उसको डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते हैं। जैसे अनदर डेफिनेशन है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप is a spectrum of disorders related to abnormal development of hip that may develop at any time during fetal life, infancy और childhood। तो developmental dysplasia of hip क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फीमर ऑफ हेड का एसिटाबुलर कैविटी से, एंड ये कोई भी लाइफ फीटल लाइफ के टाइम पे भी हो सकता है, इन्फेंसी के टाइम पे भी हो सकता है, और चाइल्डहुड के टाइम पे भी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप DDH जो होता है वो हो सकता है। Then hip displacement refers to a variety of hip abnormality in which there is a shallow acetabulum cavity with subluxation or dislocation of femur head। सो हिप डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैंने डिसऑर्डर्स जो है वो हिप डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, जिसमें जो मेन है सेलो एसिटाबुलम कैविटी होता है। अगर एसिटाबुलम कैविटी जो है वो शैलो है, मतलब डीप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शैलो है, वहाँ से जो फीमर ऑफ हेड है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, या सबलक्सेशन हो सकता है या डिसलोकेशन ऑफ फीमर हेड हो सकता है। नेक्स्ट है इंसिडेंस। तो हिप इंस्टेबिलिटी जो है 10 इन 1000 लाइव बर्थ, तो 1000 लाइव बर्थ में 10 चाइल्ड्स में होने का इंसिडेंस है। देन इन ब्रीच प्रेजेंटेशन 30 to 60%, ब्रीच प्रेजेंटेशन में 30 to 60% चांसेस होता है हिप डिस्लोकेशन होने का। इन लेफ्ट हिप में 60%, एंड गर्ल्स आर मेनली प्रॉन टू 60% टू डेवलपमेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप। देन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है, एग्जैक्ट कॉजेज आर नोन बट सर्टेन फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल सच एज फैमिली हिस्ट्री। जो एग्जैक्ट कॉज है DDH का वो अभी तक अननोन है, लेकिन उसमें से कुछ रिस्पॉन्सिबल कॉजेज होते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। इफ़ देयर इज़ अ पेरेंट ब्रदर और सिस्टर विद DDH देन दिस मेक इज 5 times मोर likely than normal for a child to have DDH। So is there any family history regarding DDH in brother, पेरेंट्स हैं, फादर में है, ब्रदर में है, सिस्टर में है, तो देयर आर मोर चांसेस टू डेवलप DDH। 5 times मोर चांस रहेगा DDH डेवलप होने का। अगर फैमिली में किसी को है DDH जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप है, तो जो न्यूबॉर्न जो है उनमें होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देन जेंडर में फीमेल बेबी आर मोर प्रान टू मेल बेबी, तो फीमेल बेबी में ज़्यादा चांसेस होता है DDH होने का। देन लेफ्ट हिप में मोर चांस है DDH होने का। देन ओलिगोहाइड्रोमिनियस नॉट एबल टू मूव विद इन द यूट्रस एज मच। सो ओलिगोहाइड्रोमिनियस एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, बेबी मदर जो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है बहुत कम है, 200 ml है, 100 ml है, तो उस केस को हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनियस बोलते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनियस में क्या होगा, बेबी प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। अगर मूव नहीं कर पाएगा तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
Then first born baby. So uterus is tighter and less elastic than future pregnancies. So क्या होता है, जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है, मीन्स अगर मदर जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उस केस में क्या होता है, जो यूट्रस है मोर इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिसिटी उसमें जो कम रहती है, उसकी वजह से जो बेबी को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता मूवमेंट के लिए, तो वो कॉज करता है DDH कॉज करता है। दैन ब्रीच पोजिशन, दिस कैन पुट द लेग इन अ पोजिशन विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ DDH। सो ब्रीच पोजिशन में क्या होता है, जो फीटल हेड है वो अपर साइड में रहता है एंड जो फीटल लेग है, फुट है, वो लोअर साइड में रहता है। तो उस केस में जो रहता है मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, जो हिप है उसका पोजीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वो कॉज करता है DDH। देन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस है, मेटाटार्सल एडक्टस है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इन केसेस में भी हिप डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस रहता है। तो कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस क्या होता है, इसमें जो नेक रीजन का, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये जो नेक रीजन है वहाँ पे डिस्ट्रॉफी हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस। जो नेक है वन साइड ज़्यादा मूव रहता है, वहाँ पे जो नेक मसल्स में वीकनेस होता है, इसकी वजह से जो नेक मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसको हम लोग कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। देन मेटाटार्टस एब्डक्सिस होता है, एडक्टस होता है। देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, सच एज न्यूरल ट्रिप डिफेक्ट है या डाउन सिंड्रोम है, उस सब चीज़ में जो DDH होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, अगर न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, SMA जिसको बोलते हैं, तो वो सब में होने का चांसेस रहता है DDH। इन क्लासिफिकेशन ऑफ DDH, जो क्लासिफिकेशन है, देयर आर मेनली टू टाइप्स है, टिपिकल DDH एंड टेराटोजेनिक हिप डिसलोकेशन। तो क्या होता है, टिपिकल DDH क्या है, अकर्स इन अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल्स और दोज विदाउट डिफाइंड सिंड्रोम्स और जेनेटिक कंडीशन, इट्स रिस्क फैक्टर्स सच एज ओलिगोहाइड्रोमिनियाज और ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो जो टिपिकल DDH है वो नॉर्मल इंडिविजुअल में रहता है, इसमें कोई सिंड्रोम्स नहीं होता, कुछ जेनेटिक कंडीशंस नहीं होता है। इसका जो रिस्क फैक्टर है मेनली क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज रहेगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन रहेगा। देन टेराटोजेनिक हिप डिसलोकेशन क्या होता है, यूजुअली हैव आइडेंटिफाइबल कॉज एंड अकर बिफोर बर्थ, इट इन्वॉल्व्स अ न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट सच एज आर्थ्रोगायरोप्रोसिस और माइलोडिस्प्लेजिया। The teratogenic forms usually occur in utero and are much less common. So teratogenic क्या होता है, इसमें बिफोर बॉर्न, जब बर्थ के पहले, बिफोर बर्थ जो बेबी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग टेराटोजेनिक हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जॉइंट जो होते हैं, बोन्स जो रहते हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में टेराटोजेनिक हिप डिस्प्लेसमेंट या हिप डिसलोकेशन होने का चांसेस रहता है। If both hip are affected, it is bilateral dysplasia. In unilateral dysplasia, only one joint shows deformity. So DDH होगा, developmental displacement of hip होगा, hip joint में अगर displacement होगा, अगर both hip joint में है, लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर है, तो उसको हम लोग बाइलेटरल डिस्प्लेसिया बोलते हैं। अगर ओनली वन साइड अफेक्टेड है, तब हम लोग यूनिलेटरल डिस्प्लेसिया बोलते हैं। देन देर आर डिग्री ऑफ DDH है, देर आर 3 डिग्रीज ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप है। तो फर्स्ट है एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया, सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अपन एक एक करके पढ़ेंगे इसको। देन एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया और प्रीलक्सेशन, तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ DDH इन विच देयर इज नीदर सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ड्यू टू डिले इन एसिटाबुलर डेवलपमेंट, रिजल्ट इज ऑब्लिक और सेलो and allowing the ball of the hip too much mobility. The femoral head remains in the acetabulum. तो जो acetabullar डिस्प्लेसिया है, जो फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्प्लेसिया है, ये ज़्यादा इसमें माइल्डेस्ट फॉर्म रहता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल जो एसिटाबुलर कैविटी है उसके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या वो जो कैविटी है बहुत शैलो है, मतलब जो फीमर का हेड है वो प्रॉपरली अगर कैविटी में प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो देखो यहाँ पे डीप है, अगर सॉकेट ऑफ पेल्विस जो देखेंगे, यहाँ पे एसिटाबुलर कैविटी जो है वो थोड़ा डीप है, ये नॉर्मल हिप है। और एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया में क्या होगा, ये जो कैविटी बन रहा है बहुत शैलो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। हम लोग देखें तो जो एसिटाबुलर है वो थोड़ा शैलो है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हेड ऑफ फीमर है वो प्रॉपरली जो एसिटाबुलर कैविटी है उसमें फिक्स नहीं हो पाता है। तो
द फीमोरल हेड रिमेन्स इन द एसिटाबुलम, जब वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा उसमें, लेकिन वो एसिटाबुलम जो कैविटी है उसके अंदर जो फीमोरल हेड रहता है वो रहता है। द नेक्स्ट डिग्री जो होता है वो सबलक्सेशन होता है। द फीमोरल हेड रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिटाबुलम बट अ स्ट्रेच्ड कैप्सूल एंड लिगामेंटम टेरस कॉज द हेड ऑफ द फीमर टू बी पार्शली डिस्प्लेस्ड। Pressure on the cartilaginous roof inhibits ossification and produce a flattening of the socket. So क्या होता है, देखो जो नॉर्मल हिप में ये प्रॉपरली इसमें फिक्स रहता है कैविटी में, लेकिन ये सबलक्सेशन है, सेकंड वाला देखो सबलक्सेशन होता है, इसमें फीमर ऑफ हेड जो है कैविटी जो है वो क्या है, शैलो है, तो फीमर ऑफ हेड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कैविटी में रहता है, लेकिन अगर कुछ मूवमेंट होगा तो फीमर ऑफ द हेड जो है वो आउटसाइड में आ जाता है, तो उस केस को हम लोग सबलक्सेशन बोलते हैं। तो स्ट्रेच्ड कैप्सूल और लिगामेंटम टेरस जो है ये सब अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में सबलक्सेशन होने का चांसेस रहता है। तो नेक्स्ट है डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ हिप when the femoral head is completely laterally displaced from under the acetabulum. So क्या होता है इसमें, जो फर्स्ट है नॉर्मल है, देन सेकंड है सबलक्सेशन है, जिसमें जो फीमर हेड ऑफ द फीमर है वो कैविटी में रहता है, बट अगर मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो वापस से आउटसाइड आ जाएगा, कैविटी के आउटसाइड आ जाता है, लेकिन अगेन वो कैविटी में वापस रिटर्न हो जाता है। लेकिन जो डिसलोकेशन है, थर्ड डिग्री डिसलोकेशन है, उसमें क्या होता है, जो फीमर ऑफ हेड है वो पूरा कैविटी से बाहर आ जाता है। तो यू कैन सी जो कैविटी है वो सर्व्ड है एंड फीमर ऑफ हेड जो है कैविटी से बाहर आ गया है, तो इसको हम लोग थर्ड डिग्री ऑफ डिसलोकेशन बोलते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी है। इनिशियली इंस्टेबिलिटी थॉट to be caused by maternal and fetal laxity, genetic laxity and intrauterine and postnatal malpositioning. So अगर malpositioning है, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज है, जेनेटिक laxity, जेनेटिक अगर कुछ डिसऑर्डर है, फिटल मैटरनल और फिटल का जो पोजीशन प्रॉपर नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और पोस्टनेटल इंट्रायूट्राइन के टाइम पे अगर पोजीशन प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या कॉज करेगा, हिप इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जो हिप है वो प्रॉपरली कैविटी में स्टेबल नहीं हो पाएगा, देन वो क्या कॉज करेगा, डिस्प्लेसिया। मीन्स जो फीमर ऑफ हेड है वो एसिडाबुलर कैविटी में प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाएगा और वहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसिया बोलते हैं। देन ग्रेजुअल डिसलोकेशन। ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे। न्यूनेट्स में क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्टेलिनी और बार्लोसन। सो बॉर्लो टेस्ट करते हैं, ऑर्टेलिनी टेस्ट करते हैं, तो ये जब टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं बार्लो साइंस क्या होता है, तो हम लोग बॉर्लो टेस्ट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, द मैन्यूअर इज परफॉर्म बाय ब्रिंगिंग द थाइस टुवर्ड्स द मिड लाइन एडेक्टिंग द हिप। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग बेबी को फ्लैट पोजीशन देते हैं, इसमें सुपाइन पोजीशन देंगे बेबी को, और दोनों लेग्स को अपन साथ में लेके आते हैं, दोनों लेग्स जो रहेगा वो साथ में लेके आएंगे। देन उसको मिड लाइन के साइड में जिस हिप लोकेशन हम लोग को चेक करना है, जिस साइड का हिप को अपन को चेक करना है, उस लेग को, जैसे अगर हम लोग को राइट साइड का हिप डिसलोकेशन चेक करना है तो हम लोग राइट लेग का यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड का हिप डिसलोकेशन चेक करना है तो लेफ्ट लेग का यूज़ करेंगे। तो जिस लेग का अपन यूज़ करते हैं उसको हम लोग साथ में लेंगे, मिड लाइन मतलब बॉडी की तरफ लेके आना है, अपन को बेंड करना है, नी जो लेग है उसको, फीट को हम लोग को नी के पास, नी जॉइंट के पास से मूव टर्न करके देन बॉडी की तरफ एडक्ट करना है, तो हम लोग को एक साउंड सुनाई देगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हिप डिसलोकेट हुआ है। देन ऑर्टेलिनी साइन में क्या होता है, hold the knees and abduct the hip while lifting upon the greater trochanter. A positive test is filling the dislocated hip plug into the acetabulum. So क्या होता है, ऑर्डोलिनी साइन में क्या होता है, हम लोग बेबी को फ्लैट लेटाते हैं, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, देन हम लोग दोनों लेग को फोल्ड करते हैं, नी के टाइम पे फ्लो करेंगे, नीज को abduct करेंगे एंड हिप वाइल लिफ्टिंग अपॉन द ग्रेटर ट्रॉकेंटर। सो हम लोग जब ऑर्टेलिनी साइन में क्या करना रहता है, हम लोग को आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेग को टर्न करना रहता है।
जब हम लोग बार्लो टेस्ट करते हैं तो अब हम लोग मिड लाइन ऑफ द बॉडी की साइड में लेके आते हैं, और जब हम लोग ऑर्टेलिनी साइन करते हैं तो बॉडी से अवे लेके जाते हैं लेग को। तो इसमें क्या होता है, अ पॉजिटिव टेस्ट इज फीलिंग डिसलोकेटेड हिप क्लंक इनटू द एसिटाबुलम। तो जो पॉजिटिव साइन रहेगा तो क्या होगा, एसिटाबुलम जो फीमर ऑफ हेड है वो एसिटाबुलम में जाके क्लंक मतलब एक क्लिक का साउंड आएगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑर्टेलिनी साइन प्रेजेंट है। देन इन्फेंट में और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, शॉर्टनिंग ऑफ दी थाई, गैलिजी साइंस बोलते हैं जिसको हम लोग। तो हम लोग जब बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, देन दोनों फीट को हम लोग फोल्ड करेंगे। तो नी जॉइंट में जब हम लोग मेज़र करते हैं तो दोनों के बीच में जिस जॉइंट में अगर हिप डिसलोकेशन प्रेजेंट है तो वो जो थाई है वो डाउन रहेगा। तो हियर यू कैन सी दिस लेग इज डाउन, एंड ये जो है ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो राइट साइड वाला है वो नीचे की तरफ है। एंड एसिमेट्री ऑफ द ग्लूटियल और थाई फोल्ड्स एंड पोजिशनिंग ऑफ द हिप। तो जो एसिमेट्री ऑफ द ग्लूटियल एंड थाई फोल्ड, जो थाई फोल्ड्स हैं अगर जिस साइड में डिसलोकेशन होगा उस साइड का जो ग्लूटियल और थाई फोल्ड्स हैं और पोजिशनिंग ऑफ द हिप है उसमें ज़्यादा एसिमेट्री रहेगा। देन द वॉकिंग चाइल्ड लिम्प अ बेडलिंग गेट और लेग लेंथ डिफरेंस। जब हम बच्चे को चलने के लिए बोलते हैं तो उसमें जिस साइड में हिप डिसलोकेशन रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ, लेग का जो लेंथ है वो अफेक्टेड रहेगा, डिफरेंस रहेगा। जो नॉर्मल है उसके कंपैरिजन में जो एम्पर नॉर्मल है जिसमें डिसलोकेशन है वो उसमें लेंथ में डिफरेंस रहेगा। अफेक्टेड साइड अपीयर शॉर्टर देन द नॉर्मल एक्सट्रीमिटीज। तो जो अफेक्टेड साइड है उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक्सट्रीमिटी। टो वॉक ऑन द अफेक्टेड साइड। सो जो टो वॉक करेगा बेबी जो है जो पैर के फिंगर्स का यूज़ करेगा चलने के लिए, देन ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज़ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन रहेगा जिसमें हम लोग बेबी को वॉक करने के लिए बोलते हैं। देन ऑब्जर्वर जो है बेबी के बैक साइड में रहता है एंड वॉक करने के लिए बोलता है। तो वॉक करने के टाइम पे क्या रहता है, जो टो वॉक रहता है शॉर्टर लेग रहेगा, जो अफेक्टेड है उस साइड में शॉर्ट लेग रहेगा। तो ये होता है पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन। सो गैलिजी साइन से दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एलीज साइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन बायलेटरल हिप एबनॉर्मलिटी एसीमेट्री में नॉट बी अ फीचर। सो बेबी को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे एंड देन दोनों लेग्स को हम लोग फोल्ड करके देखते हैं कि अफेक्टेड मेजरमेंट करते हैं तो दोनों का हाइट देखते हैं। जो अफेक्टेड साइड रहता है वो लेस शॉर्टेड रहता है। देन लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन इन अफेक्टेड हिप जॉइंट। देन क्लिसिक टेस्ट पॉजिटिव। सो क्लिसिक टेस्ट कैसे करते हैं, प्लेस द मिडल फिंगर ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द इंडेक्स फिंगर ऑन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यू कैन सी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में हम लोग को मिडिल फिंगर रखना है एंड इंडेक्स फिंगर को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में रखते हैं। विद अ नॉर्मल हिप एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू फिंगर्स पॉइंट्स टू द अम्बिलिकल्स। सो ये जो है ये वाला जो इमेज है ये नॉर्मल का है। इसमें हम लोग मिडिल फिंगर को ग्रेटर ट्रोकेंटर में रखे हैं एंड देन जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग सुपीरियर इलियक स्पाइन में रखते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो सीधे अम्बिलिकस के पास जाता है। दैट इट इज़ नॉर्मल फाइंडिंग। देन अगर विथ हिप डिसलोकेटेड द ट्रोकेंटर इज एलिवेटेड एंड द लाइन प्रोजेक्ट्स हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिस। सो अगर एबनॉर्मेलिटी है, हिप डिसलोकेशन है, तो उसमें हम लोग मिडिल फिंगर को ग्रेटर ट्रोकेंटर में रखते हैं एंड जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग सुपीरियर इलियक स्पाइन में रखेंगे। तो जो मिड लाइन जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या रहेगा, अम्बिलिकस और पीबिस के बीच में रहता है। अम्बिलिकस और पीबिस के बीच में आएगा तब ये रहेगा एबनॉर्मेलिटी कॉज कर। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में बार्लो टेस्ट करेंगे, ऑर्टेलिनी टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव गैलिजी साइंस देखते हैं, एलिस साइन देखते हैं, लिसिक टेस्ट करते हैं, ट्रेमलेंडबर्ग साइन देखते हैं। ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उनसे हम लोग को पता चलता है कि डिसलोकेशन है कि नहीं। देन अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं एंड रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे वगैरह करके देखते हैं इसमें डिसलोकेशन कुछ तो है नहीं करके। देन मैनेजमेंट है 0 to 6 मंथ्स में हम लोग क्या क्या मैनेज करेंगे, पब्लिक हार्नेस फॉर 6 वीक्स। सो बेबी जैसे बॉर्न होते हैं हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट और बार्लो साइन, ऑर्टेलिनी साइन, अदर टेस्ट
अगर हिप डिसलोकेशन प्रेजेंट है तब हम लोग उनमें हार्नेस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पॉलिक हार्नेस बोलते हैं। अगर 6 वीक्स तक पॉलिक हार्नेस को लगा के रखने से हिप डिसलोकेशन जो रहता है वो प्रॉपरली ग्रोथ जो हिप है नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। बाय मेंटेन ऑटोलोनी पॉजिटिव हिप इट प्रिवेंट्स हिप एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एंड परमिट्स फ्लेक्शन एंड एबडक्शन. So, the anterior harness strap should be set to maintain the hips in flexion and the posterior straps maintain the abduction. So जी ये you can see the diagram. There is you can see जो anterior harness है, जो front side का जो harness है वो क्या करेगा, मेंटेन द हिप फ्लेक्शन, जो हिप का फ्लेक्शन है उसके लिए हेल्प करता है. देन पोस्टीरियर जो बैक साइड में जो स्ट्रेप्स है वो मेंटेन द एबडक्शन. ठीक है, जो एबडक्शन मूवमेंट है, फ्लेक्शन मूवमेंट है, ये सब में हेल्प करता है. जो पब्लिक हार्नेस रहता है इसको हम लोग 6 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं. देन पोस्ट नेटल पोजिशनिंग करते हैं हिप्स इन एक्सटेंशन एंड एडक्शन सच एज पैपूस पेरेंट्स कैरिंग बेबीज ऑन देयर हिप इंक्रीज रिस्क. सो हम लोग पोस्ट नेटल पोजिशनिंग करते हैं जिसमें हम लोग हिप को एक मीन्स इस टाइप से उसको एक स्पाइरल टाइप का हम उसको बांध के रखते हैं, जिससे जो डिसलोकेशन है हिप प्रॉपरली पोजीशन में रहे, ज़्यादा उसमें मोमेंट ना हो करके. देन चिल्ड्रन 6 months to 2 years ऑफ एज. गोल क्या रहेगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेट डायग्नोज पेशेंट्स आर टू ऑब्टेन एंड मेंटेन रिडक्शन ऑफ द हिप विदाउट डैमेजिंग द फेमोरल हेड. सो बिफोर 6 month हम लोग 6 वीक्स तक जो हार्नेस है, पब्लिक हार्नेस है या फिर जो यूज़ करते हैं हार्नेस वगैरह हो गया, ये सब यूज़ करते हैं. आफ्टर 6 month लेट डायग्नोसिस होने की वजह से हम लोग क्लोज और ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, यूज़ स्किन रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं. देन रिडक्शन इज मेंटेन इन प्लास्टर कास्ट फॉर 12 weeks, एबडक्शन ऑर्थोटिक डिवाइस फॉर 2 months. सो जो प्लास्टर ऑफ कास्ट लगाते हैं जिसको हम लोग क्लोज और ओपन रिडक्शन करते हैं, स्किन रिडक्शन यूज़ करते हैं, तो उसमें 12 weeks तक हम लोग प्लास्टर ऑफ कास्ट लगा के रखते हैं. तो चिल्ड्रन ओल्डर दैन 2 years ऑफ एज, अगर 2 years से ज़्यादा अगर चाइल्ड हो गया है उसके बाद हिप डिसलोकेशन अगर डायग्नोस हो रहा है तो हम लोग ओपन रिडक्शन करते हैं. इसमें क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑस्टियोटॉमी टू अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर ऑन द प्रॉक्सिमल फीमर विथ रिडक्शन. तो ऑस्टियोटॉमी करते हैं हम लोग, ऑस्टियोटॉमी को अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम लोग ऑस्टियोटॉमी कर देंगे, फीमर को कट कर दें या एस्टेबुलर कैविटी में अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके क्या होगा, जो लेग है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं. देन एस्टेबुलर प्रोसीजर टू एडिक्वेटली कवर द फीमोरल हेड. तो जो एस्टेबुलर कैविटी है उसको हम लोग प्रॉपरली ओपन करके सर्जरी के थ्रू जो फीमोरल हेड है उसको एस्टेबुलर कैविटी में फिक्स करते हैं. And osteotomy is done to reduce the pressure on the proximal femur and minimize the risk of osteonecrosis. Post-operatively, the child are immobilized in spica cast for 6 to 12 weeks. So open reduction करने के बाद हम लोग 6 to 12 weeks के लिए spica cast जो plaster of cast रहता है वो हम लोग लगा के रखते हैं. Then complications क्या क्या हो सकते हैं, avascular necrosis होता है. अगर प्रॉपरली एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो वहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है. ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगा, अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में नेक्रोसिस होगा, डेड सेल्स बनेंगे, वहाँ का जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाएगा. एंड रिड्यूस्ड हिप फंक्शन. सो एसिटाबुलम कैविटी में अगर फीमर हेड प्रॉपरली वहाँ पे है नहीं, डिस्प्लेस्ड हो गया है, तो वहाँ पे हिप फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. डीजेनरेटिव हिप चेंजेस. सो हिप चेंजेस होगा, हिप का पोजीशन प्रॉपरली नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, जॉइंट मेल फॉर्मेशन होगा, जो हिप जॉइंट है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा. इनएबिलिटी टू रिड्यूस डिसलोकेशन. सो डिसलोकेशन जो है उसको हम लोग उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. रिजल्ट इन ग्रोथ अरेस्ट एंड इवेंचुअल जॉइंट डिस्ट्रक्शन. सो जो नॉर्मल ग्रोथ है बेबी का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, हिप जॉइंट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से बेबी को सिटिंग में वॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है. एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वुंड इन्फेक्शन. सो इन केस ऑफ ओपन रिडक्शन देयर इज़ अ स्पाइका कास्ट और जो प्लास्टर कास्ट जो लगा रहता है उसकी वजह से वुंड इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है. द नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, acute pain or discomfort related to orthopedic device or cast as evidenced by child is crying continuously. सो बेबी को acute pain हो सकता है, कास्ट लगा हुआ है, ओपन रिडक्शन हुआ है, उसकी वजह से
जो was as manifested by crying continuous, जो बेबी कंटिन्यू क्राई करेगा. देन रिस्क फॉर impaired skin integrity related to pressure of the cast on the skin as evidenced by child having rashes and redness on the skin. सो इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होता है. कास्ट का यूज़ करेंगे तो हम लोग को उसके लिए हम लोग को रैशेस को देखना है, टेम्परेचर बेबी का प्रॉपरली मेंटेन करना है. देन रेडनेस ऑफ द स्किन तो नहीं है, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, कास्ट लगा है कि नहीं, नमनेस तो नहीं है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं उस पार्ट का, वो सब हम लोग को चेक करते रहना है. ऑल्टर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लेंथी ट्रीटमेंट और ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एज एविडेंस बाय चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू मूव. सो फिजिकल मोबिलिटी जो रहता है वो ऑल्टर्ड हो जाता है ड्यू टू कास्ट है, प्लास्टर कास्ट लगा रहता है तो बेबी वॉकिंग नहीं कर सकता. एंड उनके मूवमेंट, हिप मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो उस केस में ऑल्टर फिजिकल मोबिलिटी रहता है, उसके लिए हम लोग को बेबी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है. देन मोबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर एक्सरसाइज जो है एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज वो सब करा सकते हैं. देन डाइवर्शनल एक्टिविटी डेफिशिएंट रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन और इमोबिलिटी एज एविडेंस बाय चाइल्ड लुक बोर्डम. सो बहुत टाइम तक 12 वीक तक 6 to 12 वीक तक बेबी को प्लास्टर कास्ट लगा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है. तो उस बोर्डम से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को एंटरटेनमेंट कुछ टॉयज़ वगैरह है या स्पोर्ट्स प्ले थेरेपी वो सब हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं. देन इम्पेयर्ड बबल मूवमेंट पैटर्न रिलेटेड टू immobility as evidenced by decreased frequency of passing a stool और hyperactive bowel sound. सो बेबी जो है प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, हिप में प्रॉब्लम है तो सिटिंग में प्रॉब्लम होगा, स्टैंडिंग में वॉकिंग में प्रॉब्लम है. इस केस में बबल मूवमेंट जो है कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहेगा बेबी को. तो प्रॉपर हम लोग को उनको फ्लूइड वगैरह लेने के लिए बोलना है, फाइबरसाइड जो रहता है वो सब देना है, जिससे जो स्टूल है वो प्रॉपरली पास हो सके. Knowledge deficit of family caregiver related to home care of child in the orthopedic device or cast as evidenced by parents asking many questions regarding to home care. So जो नॉलेज पेरेंट्स को होम केयर के बारे में और प्रॉपर जो इमोबिलिटी के बारे में बता के देना है, मोमेंट के बारे में बता के देना है, बाकी सब हम लोग को नॉलेज अगर क्वेश्चन जो भी हैं उनको प्रॉपरली बता के देना है. देन एम्स इन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? प्रमोशन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो नर्सिंग मैनेजमेंट लोग जो प्रोवाइड करेंगे उसका जो मेन एम है वो है प्रमोशन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा. मेंटेन करेक्ट पोजीशन ऑफ द हिप, जो हिप का जो है प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना है. इस वजह से आफ्टर कास्ट निकालने के बाद बेबी जो है नॉर्मल हिप उसका डेवलप हो सके और उसमें मेल पोजिशनिंग मत हो गई कि हम लोग को करेक्ट पोजीशन मेंटेन करना है. देन मेंटेन फिजिकल मोबिलिटी. सो आफ्टर प्लास्टर कास्ट उस टाइम के बाद मोबिलिटी अपन को प्रोवाइड कराना है. देन प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन. जो प्लास्टर कास्ट लगा है तो स्किन को प्रॉपरली हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है, जिसकी वजह से हम लोग स्किन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें. देन प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन डाइट है, जो प्रॉपर डाइट है, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच जो डाइट है वो सब हम लोग पेशेंट को या चाइल्ड को प्रोवाइड करा सकते हैं. थैंक यू.